आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। नमस्कार। कानून की बात में जब भी मुद्दे उठाते हैं तो उन मुद्दों के पीछे मकसद यह होता है कि आपको सरकार और न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताएं। आमतौर पर अभी तक यह धारणा बनी हुई है कि अगर हम कमज़ोर हैं, पैसे से हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है, तो अदालतों में न्याय सिर्फ उनको मिलता है जिनकी पहुंच है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए और भारत के संविधान में सबको गरिमा के साथ जीने का अधिकार देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो विधिक सेवा प्राधिकार की व्यवस्था की है कि वो सारे लोग जो हाशिए पर हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, उन तक भी न्याय की पहुंच बनाई जाए और उनको अपने न्याय के लिए न्यायालय आने के रास्ते को सुलभ किया जाए। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, कई बार बताया है कि एक व्यवस्था है कि अगर आप नहीं आ सकते हैं, आ सकने में असमर्थ हैं, तो आपके यहाँ जो पोस्टमैन जाते हैं, डाकिया जाते हैं, उनके मोबाइल से भी आप अपने कंप्लेन डीएलएसए को भेज सकते हैं, झालसा को, नालसा को भेज सकते हैं और आपका कंप्लेन जहाँ इंटरटेन होने लायक होगा उसके हिसाब से उसको इंटरटेन किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर हम आपके साथ रूबरू होते हैं एक्सपर्ट के साथ। आज जब पूरी दुनिया अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अंतरिक्ष के अलग अलग स्थानों पर पहुंचने की प्रक्रिया में है, लोग जा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वहीं हम खुशी के लिए भी और गम गलत करने के लिए भी आज भी मान करके बैठे हैं कि नशे से बेहतर कोई उपाय नहीं है और नशे का स्वरूप बदलता जा रहा है। सिगरेट पर सार्वजनिक जगहों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गई। दारू पर प्रतिबंध आ गया, सार्वजनिक जगह पर नहीं पी सकते हैं, ड्रग्स आ गए। ड्रग्स में भी इसका किक थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करो और उसके इस्तेमाल करने से व्यक्ति कैसे धीरे 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 अपनी पूरी जिंदगी ही खो देता है। वह भी तब जबकि घर वालों को यह अगर पता चल गया कि यह नशा का आदी हो रहा है, इसके बगैर नहीं काम चल रहा है, उसका इलाज संभव है। कैसे संभव है, इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो धारणाएं हैं, आज कानून की बात में इन सब मुद्दों पर बात करेंगे हम। हमारे साथ बात करने के लिए मनोचिकित्सक सीआईपी के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार मुंडा है। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। नमस्कार, जोहार सभी दर्शकों को। एक तो हम यह जानना चाहेंगे कि नशे के स्वरूप बदल रहे हैं लगातार। जैसे दुनिया का विकास हो रहा है वैसे नशे के स्वरूप में भी और नशा और नशा और नशा, और ये और का कोई सीमा नहीं है। जैसे बहुत पहले हमको लगता है कि आज से 20 साल पहले दूरदर्शन पर एक एपिसोड आया था जिसमें था कि 90 के बाद की जो दुनिया बनी है उसमें बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, वो पैसा का इतना और है कि और की कोई सीमा ही नहीं है। कुछ इंटरव्यू कैंपस के दिखाए गए थे उसी ढंग से नशे का, कि इससे थोड़ा कम किक लगता है, इससे और नशे वाला चाहिए। तो ये नशा जो है खुशी या गम गलत करने के लिए, खुशी बांटने के लिए, गम गलत करने के लिए, खुशी मनाने के लिए, गम गलत करने के लिए, इसके अलावा कोई विकल्प है क्या? और जो स्वरूप बदल रहा है किस ढंग से व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए नुकसानदेह है? देखिए, दो चीज़ें हैं। नशा शुरू से मानव जाति के साथ जुड़ करके चलता आया है, उसके सेवन के तरीके बदलते गए हैं, नशा का स्वरूप भी बदलता गया है। जो चीज़ पहले सार्वजनिक स्थानों पे या सामाजिक अवसरों के लिए मानी जाती थी
वो चीज़ अब कमर्शियलाइज एक कमोडिटी की तरह बन चुका है, प्रॉपर एक मार्केट बन गया। दो तरह का मार्केट कह सकते हैं, जो वैध पदार्थ हैं सिगरेट तंबाकू वगैरह, इनका मार्केटिंग अलग किस्म का है, और जो अवैध पदार्थ है इनका एक अलग मार्केट चलता है। दूसरा, परिष्कृत पदार्थों की को बनाने की होड़ भी लगी हुई है। आप देखेंगे आजकल मादक पदार्थों में डिज़ाइनर ड्रग्स की बात आती है, तो उसके केमिकल नेचर में, ड्रग्स के केमिकल नेचर में थोड़े बहुत बदलाव करके नए नए किस्म के डिज़ाइनर ड्रग्स नित्य नए नए दिनों में आते रहते हैं, जो कि नोटिफाइड होते ही फिर अवैध घोषित होते हैं। कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माफिया ड्रग मार्केट से जुड़े हुए हैं, वो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा नया बना ले जो कानून की परिधि में आए ही ना। तो ये सब भी कोशिश होती रहती है। तो स्वरूप बिल्कुल बदल रहा है, बदला है, लोगों को लुभाने के तरीके बदले हैं, किस तरह से युवाओं को खासकर इसकी तरफ आकर्षित किया जा सके। और मैं आपको एक बात बता दूं कि नशा लोग या आनंद के लिए करे या गम गलत करने के लिए करे, लेकिन जब लोग इसके आदी हो जाते हैं तो ना ये आनंद के लिए होता है ना गम गलत करने के लिए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शरीर और एक मस्तिष्क की ज़रूरत बन के रह जाती है, और उसके चुंगल में जब इंसान फंस जाता है तो बस अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नशा लिया जाता है। एक तो जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में जो नशे लिए जाते हैं जी, उन नशे के अलावा जो ड्रग्स में तब्दील होकर के नशा आया है। जैसे सामाजिक मान्यताओं में एक है कि पेट की कोई बीमारी हो तो आप भांग जो है पीजिए या खाइए, तो भांग से आपका ठीक हो जाएगा। गांजा पीजिए और गांजा पीने से ठीक हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी मान्यताएं हैं। लेकिन मेडिकल साइंस जहां आपने पढ़ाई की, आप चूंकि वो देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा वार्ड आप संचालित कर रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें हैं उसको आप कैसे देखते हैं कि यह जो एक मान्यता थी कि ठीक है आज हमारे घर में पार्टी हो रही है तो दारू पीने की कोई सीमा होगी ना। अब यहाँ भी जैसे कि एक चलन है झारखंड में, जो एक खास समुदाय है, उस समुदाय में हड़िया पीने की, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत जाड़ा, पी करके नशे में होना, एंजॉय करना, पी करके सड़क पर सो जाना, दोनों में फर्क साइकिल कहीं है, आप कहीं हैं। और हालत यह हो गई है कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास जो मोहल्ले हैं, जो बस्तियाँ हैं, वहाँ लोगों के शरीर में सिर्फ हड्डी का ढांचा रह गया है, इसलिए कि सुबह शाम, और नशे का जो सब्सटेंस जल्द से जल्द बनाने के लिए उसमें जिस तरह केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, उससे पूरे उसके शरीर और समझ नहीं पा रहा है वो, और उसका परिवार कैसे समझे, आसपास कैसे समझे, और उसको कैसे हेल्प किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो कोई व्यक्ति नशे का आदी हो गया है, ये समझने की जरूरत है। समाज में हमेशा नशा हमेशा रहा है और अलग अलग रूप में रहेगा, और इसका चलन भी अलग अलग तरह का होता है। एक जो होते हैं, जैसे शराब को आप उदाहरण के तौर पे ले ले, सामाजिक अवसरों पे सोशल ड्रिंकर लोग होते हैं जो कि विशेष अवसरों पे इसको लेते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो रोज के हिसाब से भी लेते हैं, लेकिन उन्हें एक कंट्रोल उनको है। कंट्रोल का मतलब होता है कब पीना है, कहाँ पीना है, किसके साथ पीना है, कितना पीना है, कब बंद करना है, ये कंट्रोल को दर्शाता है। जब इंसान के अंदर में ये कंट्रोल चला जाता है कि कब पीना है, कहाँ पीना है, कितना पीना है, कब बंद करना है, तो एक तरह से मान लिया जाता है कि अब अनियंत्रित हो चुका है उसके अंदर नशा सेवन करने का प्रवृत्ति। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि जहाँ ये मान लेना चाहिए कि ये अब सिर्फ आनंद के लिए या गम गलत करने के लिए या सामाजिक अवसरों पर लेने वाली वस्तु नहीं रह गई है। ये उससे कहीं अधिक बढ़ करके ये व्यक्ति को एक तरह से गुलाम बनाने वाली चीज़ हो गई है, जो व्यक्ति उस पर निर्भर हो जा रहा है। दूसरा हो जाता है कि नित्य नए नए विषम स्थितियां उत्पन्न हो रही है नशे के सेवन से, उसके बावजूद व्यक्ति लगातार नशा का सेवन करता रहता है। मतलब आप जैसे बता रहे हैं, शरीर सूख करके हड्डी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग नशा नहीं बंद कर पा रहे हैं। उसके बगैर रह ही नहीं पाता है। तो उसके आपने बगैर जो बताया कंट्रोल सिस्टम ना, तो हर व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीजें आदमी के शरीर की ऐसी है, और दूसरे नशा जो है, नशे की एक खास लिमिट के बाद और तरंग चाहिए और वेव चाहिए। हाँ, ये बात तो ये और जो है ना,
ये वहां पर वो अपने को रोके कैसे, तो और सोसाइटी और परिवार कैसे रोके? यहीं पर बात आ जाती है आखिर नशा है क्या। नशा जो है हमारा, नशा का असर जो है शरीर का कोई अंग अछूता नहीं रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उसको असर होता है तो मस्तिष्क पे होता है। और इसको कहा भी जाता है, जितने भी नशीले पदार्थ है उनको हम लोग बोलते हैं साइको एक्टिव, जो व्यक्ति के साइकिक को, मन की स्थिति को परिवर्तन लाते हैं। मन से संबंधित जितने क्रियाकलाप है, चाहे डिसीजन लेने की क्षमता हो, डिसीजन में ये बात भी आती है कि हम कब ले, कहाँ ले, कैसे ले, कब बंद करें, ये भी तो एक निर्णय लेने वाली बात होती है ना। तो नशा वहीं स्ट्राइक करता है, जो ब्रेन का कुछ हिस्सा आप कह लीजिए, जो कि व्यक्ति के जजमेंट को प्रभावित करता है। सही गलत वाला जो फैसला होता है वहाँ पर व्यक्ति के ब्रेन को प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं, और ये एक जो नशे का तत्कालिक प्रभाव होता है, जिसमें कि व्यक्ति थोड़ा, आप बोलते हैं जो किक देता है ना, वो तत्कालिक होता है। जब व्यक्ति किक से बाहर आता है तो वो फिर उसकी चाह करता है कि वो बहुत अच्छा स्थिति में मैं था, वो मैं दोबारा उस पे आऊं, तो वो दोबारा उसे लेने की कोशिश में जुट जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि शरीर सही में जब उसका आदी हो जाता है, तो चाहे उसका शरीर का नुकसान हो, चाहे उसका आर्थिक नुकसान हो, चाहे उसका परिवार टूट रहा हो, चाहे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो रही हो, वो उसके बिना नहीं रह पाता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो बात आती है कि इसका क्या उपाय है, और उपाय को भी लेकर लोगों में संशय बना रहता है कि इसका कोई इलाज है या नहीं है। इलाज कराने ले जाओ तो ऐसा तो नहीं होगा इसको सुला के रख दिया जाएगा। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इलाज को लेकर के। नशा कभी किसी का छूटा है, इस तरह का कथन आप लोगों में कहते सुनते पाएंगे। नहीं, अब जैसे कि एडवर्टीजमेंट आता है कि सिगरेट छोड़ो और निकोटीन खाओ, निकोटीन से सिगरेट छूट जाएगा। मैं नहीं जानता, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसलिए आप जानते हैं। इस तरह कई चीज़ों के बारे में ये चीज़ें आती हैं, तो ये हम जानना चाहते हैं, आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं। जैसे कि हमको लगता है कि 8 में या 9 में मैं होऊंगा, उस समय विज्ञान प्रगति में लेता था, विज्ञान प्रगति पढ़ता था। तो विज्ञान प्रगति में एक लेख था, हड़िया जो है सबसे बढ़िया पेय है, इससे जो है ना बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, और शरीर गर्मी में खास करके इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हड़िया जैसे ही व्यावसायिक हुआ, उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग करके जल्दी से जल्दी सड़ाने और वो सारा कुछ काम करने लगे, और ज़्यादा किक दे इसलिए और कुछ मिलाया जाने लगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब परिवार यह समझ लेता है, चाहता है कि हम इलाज में ले जाएं, तो आपने जो कहा वो है कि सुलाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ट्रीटमेंट का थोड़ा बताया कि ट्रीटमेंट कैसे कराएं और ट्रीटमेंट होता कैसे है? जी, जैसे कहा गया, जब व्यक्ति नशा का आदी हो जाता है तो कई बार व्यक्ति स्वयं ये निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे इलाज की ज़रूरत है, पहला चीज़ तो। और ये एक ऐसी विषम स्थिति पैदा करती है जहाँ परिवार वालों के लिए एक पहाड़ सा काम होता है कि कैसे इसका इलाज कराएं, क्योंकि इलाज के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो एक ये विषम स्थिति होती है। दूसरा, अगर कोई ऐसा है जो कि नशा करते करते स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ने की कोशिश करता है, तो एक किस्म से जब व्यक्ति का शरीर और दिमाग नशे का आदी हो चुका है, तो व्यक्ति अगर नशा को अचानक से बंद करने की कोशिश करता है या बहुत अधिक मात्रा को कम कर देता है नशे का, तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसको कि हम लोग टूटन की स्थिति कहते हैं या विड्रॉल का फेज कहते हैं। इस स्थिति में नशा बंद करते ही व्यक्ति एक बहुत ही कह लीजिए एक असुविधाजनक स्थिति में खुद को पाता है, शारीरिक रूप से और शारीरिक दोनों रूप से। तो मानसिक रूप से एक किस्म से कह लीजिए बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन वगैरह ये सब हो सकती है। नींद की समस्या आ जाती है, भूख वगैरह की समस्या आ जाती है। इसके साथ साथ उसके जो रक्तचाप बढ़ जाएंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पसीना आएगा, बेचैनी बढ़ती जाएगी, और व्यक्ति एक किस्म से दिमागी तौर पे वो स्थिति ऐसी बन जाती है कि जैसे ही वो दोबारा नशा कर लेता है ये सारी चीज़ें गायब हो जाती है। तो ये एक जो एक अनुभव होता है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से ये सिखाता है कि इस स्थिति से निपटने का यही एक साधन है मेरे पास। तो वो व्यक्ति फिर लेते रहने को काबू हो फिर से तैयार हो जाता है। मतलब पहले नशा जो किया जाता था
वो एक आनंद प्राप्ति के लिए किया जाता था। बाद में ये नशा जो होता है ये बेहतर महसूस करने के लिए लिया जाता है, क्योंकि नशा नहीं लेते तो हम बेहतर नहीं महसूस कर पाते हैं। तो जो आपने पहले बोला कि नशा लेना आनंद के लिए, गम गलत करने के लिए जब व्यक्ति शुरू करता है तब होता है, लेकिन जब उसका आदी हो जाता है तो नशा लेना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर रखने के लिए। शराब बंद कर दिए तो पूरा शरीर कांपने लग गया, ना हम कोई काम कर सक रहे हैं, ना सीधा खड़े हो पा रहे हैं। जहां फिर से दोबारा से शराब पी ली, थोड़ा शरीर स्थिर हो गया, हम अपने काम कर पा रहे। तो व्यक्ति ये समझ लेता है कि बेहतर रहना है तो नशा जारी रखना है, तो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता क्या है? आपका सिस्टम क्या है ट्रीटमेंट तो का? अगर आप ट्रीटमेंट देखिए हमारे पास जैसे मरीज कभी भी आते हैं तो दो हम भ्रांति से निकालना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो मरीज जब भी हमारे पास आते हैं दो स्थितियों में आते हैं। एक तो नशे के पूरे प्रभाव में आते हैं, जिसको कि इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। मतलब आने से जस्ट पहले कई बार जब लोगों को तैयार करके लाया जाता है तो व्यक्ति ये सोच के जाता है कि आज के बाद से तो बंद ही हो रहा, तो आज जितना हो सकता है, आज जीवन का अंतिम बार है, हम पूरा पी ले। तो कई बार इंटॉक्सिकेशन वाले स्टेज में आता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को नशे से बाहर आने तक का इंतजार किया जाता है। या फिर ऐसा किया जाता है कि अगर ज़्यादा नशा हो गया है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिए जाते हैं अगर परेशानियां हैं। एक बार जब व्यक्ति नशा बंद करता है, जो ये टूटन वाला फेज होता है जिसको कि व्यक्ति नहीं संभाल पाता और दोबारा नशा करता है, तो इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, जहां की उसके शरीर को एक किस्म से डिटॉक्सिफाई करना, मतलब सारे विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये दो तरह का होता है। एक तो जो सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें कि विड्रॉल सिम्टम्स सामान्य जो है उस तरह के हैं, लेकिन कभी कभी ये विड्रॉल सिम्टम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मतलब इसमें मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, बार बार आते हैं। कई बार जैसे व्यक्ति शराब बंद किया है और 24 घंटे के अंदर में व्यक्ति को कई बार मिर्गी के दौरे आ जा रहे हैं, तो ये शराब बंद करने के कारण जो विड्रॉल हो रहा है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। कई बार इसी के साथ साथ व्यक्ति के मन की स्थिति ऐसी बन जाती है कि उसको बहुत अस्वाभाविक चीजें उसके साथ होने लगती है, उसको महसूस होता है, आवाजें सुनाई देने लगेगी, कुछ जीव जंतु दिखने लगेंगे और व्यक्ति को बहुत सारी डरावनी आवाजें आने लगेगी, वो घबरा जाएगा, इधर उधर दौड़ भाग कर रहा है, इस वाली स्थिति में आ जाती है। एक तरह से लोगों को लगेगा कि यह पूरी तरह से पागल सा व्यवहार कर रहा, पागलपन सा उसके अंदर आ गया है। तो एक ये स्थिति भी नशा बंद करने पे आती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। जो हार्ड कोर मादक पदार्थ है जैसे आपके ब्राउन शुगर, हेरोइन वगैरह है, इनके जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो और ज़्यादा कठिनाई वाले होते हैं। उसमें पैर हाथ में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, पैर मांसपेशियों में खिंचाव होना, आँख से पानी, नाक से पानी, बार बार डायरिया का होना, दस्त का होना, और एक अंदर से एक किस्म से पूरा शरीर ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर से सब कुछ निचोड़ लिया जा रहा है। तो आदमी बिल्कुल अपने आप को पस्त पाता है और वो स्थिति बहुत बहुत दर्दनाक कई लोगों के लिए वो अनुभव होता है। तो वैसी स्थिति से भी निकलने के लिए कई दफ़े मतलब हम लोगों के पास मतलब विड्रॉल का जो मैनेजमेंट होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसमें दवाइयों की मदद ली जाती है। हल्की फुल्के विड्रॉल्स को कई बार बिना दवाइयों के संभाला जा सकता है, लेकिन जो लोग अत्यधिक नशा करते हैं, ज़्यादा मजबूती के साथ उनमें एडिक्शन हो रखा है, वैसे लोगों के लिए बिना दवाओं के इससे बाहर आना कई दफ़े मुश्किल होता है। और ऐसे समय में किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से ज़रूर गुजरना चाहिए। लोगों को मालूम नहीं होता है किस तरह से ये होता है, इसके क्या प्रावधान है, इसलिए कई बार संशय की स्थिति बनी रहती है और लोग इससे कतराते भी हैं, क्योंकि वो भयावह स्थिति से कोई नहीं आना चाहता, खासकर मरीज, और घर वाले भी कई बार काफ़ी भयभीत हो जाते हैं कि इसको क्या हो रहा है। तो ये एक स्थिति आती है। एक बार आपने विड्रॉल को मैनेज कर लिया, ठीक कर लिया है, तब उसके बाद एडिक्शन का इलाज शुरू होता है कि व्यक्ति के अंदर
बाकी सब चीज़ खत्म हो गया, लेकिन तलब कभी नहीं खत्म होता है। वो जो नशे को लेकर के वो तलब जो बार बार उसको महसूस होता है, उसको कैसा संभाला जाए, उसके लिए भी आजकल बहुत परिष्कृत अलग अलग किस्म की दवाइयाँ आ गई हैं जो कि तलब को काफ़ी हद तक कम करती हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से इलाज के कई सारे अलग अलग आयाम हैं। इच्छा शक्ति को कैसे बनाया जाए, उसको कायम रखा जाए, ये एक बहुत विकट समस्या होती है। अस्पताल के अंदर में व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को बना लेता है, लेकिन वापस जब अपने पुराने माहौल में पुराने दोस्तों के पास जाता है तो वही इच्छा शक्ति कहीं गायब हो जाती है। तो ये इच्छा शक्ति को वो मेंटेन कैसे रखे, ये एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। दूसरा, पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाए, कैसे रिलैप्स हम लोग बोलते हैं, एक बार नशा आपने कुछ महीनों तक छोड़ रखी है, फिर वो दोबारा शुरू होने की संभावना बनती है। तो ये संभावनाओं को कैसे पहले से हम लोग अनुमान लगा सके कि किसी एक व्यक्ति में जो आज ये नशा छोड़ा है, उसने डिटॉक्सिफिकेशन को पूरा कर लिया और उसने अभी अभी उसको तलब कम करने की भी दवाइयाँ दी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके दोबारा नशा शुरू करने की संभावना हर इंसान में बनी रहती है। तो व्यक्ति कैसे अपनी संभावनाओं को पहचाने जिसमें कि वो दोबारा नशा कर सकता है और उससे निपटने की पहले से तैयारी करे। तो ये इलाज के अलग अलग प्रावधान हैं। एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन आते हैं जी कि बिना बताए आप वो दवा खिलाते रहिए और ठीक हो जाएगा। जंतर मंतर भी है, उजागुणी भी है। तो इसमें व्यक्ति को, परिवार को क्या करना चाहिए? इस तरह के विज्ञापन को चेक करके आगे बढ़ना चाहिए, या बेहतर है कि जो मनोचिकित्सालय है वहाँ जाकर डॉक्टर से, एक्सपर्ट से बात करें, मनोवैज्ञानिक से बात करें? क्या है? देखिए, इलाज का सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से जब इच्छा शक्ति पे हम लोग जब काम करते हैं तो एक चीज होती है जिम्मेदारी। हाँ। व्यक्ति जब तक स्वयं ये जिम्मेदारी नहीं लेता है कि नशा अगर कोई करता था तो मैं करता था, और नशा अगर कोई छोड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा, और नशा अगर कोई छोड़ेगा तो वो मैं हूँ और मैं ही खुद का मदद करके इसको कर सकता हूँ। बिना मेरे जानकारी के अगर आपको लगता है बिना मरीज के जानकारी से कि आप उसका नशा हो सकता है कुछ समय के लिए, क्षणिक तौर पे कुछ समय के लिए उसको कर सकते हैं कुछ तरह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करता है, ये हम लोगों का अनुभव है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जिनको एवर्सिव थेरेपी की तरह माना जाता है, जिसमें कि एक किस्म से जैसे अल्कोहल के केस में एक डायसल्फिराम नामक एक दवा होती है, वे वैसे रोगियों के लिए है जिनके अंदर इच्छा शक्ति है नहीं करना है। तो वैसे व्यक्तियों को ये बताया जाता है कि आपको एक टैबलेट दी जा रही है, इस टैबलेट को आप रोज सेवन करेंगे, और इस टैबलेट के सेवन करते रहने के बाद भी अगर आप कभी ऐसे अल्कोहल ले लेते हैं तो आपको अल्कोहल से जो आनंद की अनुभूति होती थी वो नहीं होगी, बजाय आपको बहुत ही खराब अनुभव होगा। आपकी सांस हल्की फूलने लग जाएगी, आपके पसीने बहने लग जाएंगे, बीपी थोड़ा अनियंत्रित हो सकता है, और तापमान शरीर का बढ़ जाएगा। तो वो एक असुविधा वाली स्थिति में आप स्वयं को पाएंगे अगर आप अल्कोहल लेते हैं। कई बार ये दवाई देने से पहले एक अल्कोहल चैलेंज टेस्ट होता है जो करके मरीज को दिखाया जाता है, ताकि मरीज के मन मस्तिष्क में ये दवाई और उससे जुड़ी हुई जो रिएक्शन होते हैं वो महसूस कर ले। तो जैसे कई बार ये दवा शुरू करने के बाद उनको थोड़ी बहुत मात्रा में अल्कोहल दे करके ये रिएक्शन करवाया जाता है, ताकि वो देख ले कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो एक बार जब व्यक्ति मान लेता है कि अच्छा इसको लेने से, तो ये एक किस्म से एक सेंसरशिप का काम करता है व्यक्ति के अंदर में। मैं तो उलट कह रहा हूँ ना, आप जो कह रहे हैं कि व्यक्ति को बता करके इलाज किया जाता है, इलाज का सिस्टम भी यही है, वहां पर यही दवाई दी जाती है अधिकतर जगह। वहां तो चुपके से देना है। नशा बहुत लंबा टॉपिक है, कई महीनों कई सालों तक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नशे ने युवाओं को जकड़ रखा है बड़े पैमाने पर। पूरा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो है, या जो माफिया, ड्रग माफिया, वो कैच करने की कोशिश कर रहा है। आप भी बचिए और अपने लोगों को भी बचाइए, और अगर कुछ हो जाता है तो मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक से मिलिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे, विज्ञापनों के चक्कर में नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। जोहार।